शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। पाकिस्तान की नापाक हरकतों ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान की सरहदों पर तनाव पैदा कर दिया है। अब भारत के तमाम सारे हजारों और लाखों सैनिकों की बाहें फड़फड़ा रही है कि कब आदेश आए और कब हम हमला बोल दें। ये बिल्कुल माहौल देखने को मिल रहा है, आप लगातार देख रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि जो देश के कलाकार हैं, जो शायर हैं, उनकी कलम भी आग उगलने के लिए बेताब है, पहले भी उगली हैं। जब जब देश पर संकट आया है, हमारे तमाम कलाकार भी खड़े हुए हैं। आज मैं आया हूं देश के जाने माने शायर मंजर भोपाली जी के पास। मंजर भोपाली जी वो शख्सियत है जो एक समय में लगातार पाकिस्तान जाया करते थे, दोनों मुल्क के बीच गीत गाया करते थे। लेकिन एक समय ऐसा आया जब कराची पे इनके ऊपर भी आतंकी हमला हुआ और उसके बाद तौबा कर ली कि कम से कम पाकिस्तान की सरहद की तरफ तो नहीं जाएंगे। आज मैं उनसे समझता हूं कि वास्तव में 47 में जो दोनों बच्चे पैदा हुए, एक तरह से भारत पाकिस्तान दो देश पैदा हुए, आज भारत कहाँ है और कहाँ पाकिस्तान है, पाकिस्तान क्यों पिछड़ गया, क्या कारण है, और दूसरा इस तनाव के क्षण में आप क्या सोचते हैं, हमारे शायर क्या सोचते हैं। मंजर भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे बड़ा मतलब ये जान के ही बड़ा आश्चर्य हुआ कि जिस पाकिस्तान में आप दोस्ती के गीत गाया करते थे, उसी पाकिस्तान में आपके ऊपर अटैक हुआ था और उसके बाद आपने तौबा कर ली कि कम से कम इस नापाक देश में तो नहीं जाना। देखिए, मैं सबसे पहले 87 में पाकिस्तान गया था और उस ज़माने का पाकिस्तान कुछ और था। बड़ी मोहब्बतों वाला पाकिस्तान था। एक खूबसूरत सा गुलदस्ता था। हिंदुस्तान से मोहब्बत करते थे लोग, हिंदुस्तान के लोगों की का बड़ी बड़ी इज़्ज़त करते थे, बड़ा एहतराम करते थे, बहुत ही प्यार करते थे। मगर धीरे धीरे वहाँ की सियासत में जो तब्दीलियाँ आईं और वो कुछ इस तरीक़े से आईं कि वो ख़ुद अपने आप को नहीं संभाल पाए। हमारा तो छोड़िए, हमारी तरफ तो कुछ मसला था ही नहीं, मगर ये कि वो ख़ुद अपने आप को नहीं संभाल पाए और वहाँ पर ही लूट मार शुरू हो गई। वहाँ पर ही मोबाइल छीनने लगे, किडनैपिंग होने लगी और मुख्तलिफ़ मसाइल उनके सामने आ गए। और धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि अब वहाँ पर किस तरीके के हालात हैं कि वो वहाँ के लोग ख़ुद पाकिस्तान छोड़ के कनाडा, अमेरिका और दूसरे इंग्लैंड वगैरह की तरफ जा रहे हैं। मेरे भी कुछ दोस्त जो पाकिस्तान में रहते थे उस ज़माने में, अब वो बाहर हैं। तो ये तो इत्तेफाक है, हमारे बुज़ुर्गों को दुआएं या उनकी समझ थी कि उन्होंने 1947 में जो फ़ैसला किया कि हम हिंदुस्तान के साथ रहेंगे, और यकीनन ये उन्हीं की मिट्टी थी। तो बीच में एक लकीर खींच दी गई पाकिस्तान के नाम से, तो वो उधर चले गए, हम इधर चले गए। तो हम तो कल भी वफ़ादार थे इस मिट्टी के, आज भी वफ़ादार हैं और हमारी आने वाली हर नस्ल इस मिट्टी के वफ़ादार रहेगी और यहाँ के हम बाशिंदे हैं। हम कभी इसमें क्या बताना चाहेंगे कराची में आपके ऊपर जो हमला हुआ था? देखिए, 2012 में मैं और एक शायर और थे दिल्ली के, इकबाल अशर साहब। हम लोग मुशायरे में गए थे। वहाँ पर नेशनल स्टेडियम में बहुत बड़ा मुशायरा होता था जिसमें पूरी दुनिया भर के शायर, पाकिस्तान के बड़े अहम शायर, हिंदुस्तान से भी उस वक़्त राहत इंदौरी साहब, वसीम बरेलवी साहब, मैं, इकबाल अशर साहब और भी बहुत से शायर थे। तो हम लोग सब मुशायरों में थे, मगर राहत भाई और वसीम भाई और दूसरे शायर एक हफ़्ते बाद वापस आ गए और हमें एक हफ़्ते के लिए और रोक लिया। तो डिफेंस कॉलोनी में, जहाँ वो दो तलवार है, ये क्लिफ्टन का एरिया है, वहाँ पे एक मुशायरा था। तो मैं और इकबाल अशर थे वहाँ पे। तो जब हम वहाँ इस मुशायरे गाह में पहुँचे तो वहाँ पे बाकायदा हम पे फायरिंग हुई और हमारी गाड़ी भी टूटी फूटी और बाकायदा हमसे पहले जो गाड़ी थी उसके कुछ लोग ज़ख्मी भी हुए और शायद एक आध आदमी मारा भी गया था। तो उसके बाद फिर हम दूसरे दिन फ़ौरन ही उनसे हमने गुजारिश की कि हमें वापस भेजा जाए। और यहाँ पे इंडिया टुडे ने भी छापा, अखबारों ने भी छापा बहुत सी वो ख़बर, और बाकायदा मुझसे इंटरव्यू लिए गए पाकिस्तान से। और मैंने एक पेज लिखा था इंडिया टुडे के लिए। उस वक़्त वो बहुत ही अहम तरीन मैगज़ीन था जो वहाँ भी पढ़ा जाता था। तो वो हालात कुछ और थे। बहरहाल ईश्वर ने हमें बचा लिया, वरना उस रोज़ हमारा आखिरी मुशायरा होता वो। मुझे भाई एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल की ओर आपको ले चल रहा हूँ। बड़ी अच्छा शांति का माहौल था कश्मीर में। इस पहलगाम ने कई संदेश दे दिए।
बेशक वो जो कहा जा रहा है कि वहाँ जो सेना प्रमुख हैं पाकिस्तान के मुनीर, उनकी पूरी प्लानिंग से ये पहलगाम हुआ, हमारे 26 लोग मारे गए। और इसने कितने संदेश दिए हैं। एक संदेश कि उन्होंने पूछ के कि क्या आप कलमा पढ़ना जानते हैं, कपड़े उतार के, जात पूछ के मारा। और उसके बाद जो प्रतिक्रिया हुई है देश में, मैं पहली बार देख रहा हूँ पिछले 41 साल की जर्नलिज्म में कि इस देश का मुसलमान पाकिस्तान के खिलाफ खड़ा हो गया है, गालियां दे रहा है, भिखमंगा बता रहा है। और जितनी गुस्सा हिंदुओं में है जो मुझे दिख रही है, उससे कई गुना मैं मुसलमानों में देख रहा हूँ। ये फर्क आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं कश्मीर भी कई बार गया। 2007 में पहली बार कश्मीर गया था, जहां वो क्या है उनका, फारूक अब्दुल्ला के वालिद के नाम से एक स्टेडियम है, शेर कश्मीर स्टेडियम के नाम से। वहाँ एक मुशायरा हुआ था जिसमें हिंदुस्तान के बेहतरीन तरीन शायर और कवियों ने शिरकत करी थी। वो कश्मीर वो था कि जब मैंने एक गीत पढ़ा था तो वहाँ पर बीच में कुछ लोग खड़े हो गए थे कि ये गीत बंद करो। वो कश्मीर वो था कि जहाँ पे वो भारत माँ से जोड़ने के लिए तैयार ही नहीं थे कि ये लफ्ज़ भी हमें पसंद नहीं है, आप हटिए। बाकायदा मुशायरे के वो आप निकलवा लीजिए, सारी चीज़ें मौजूद होंगी रिकॉर्ड में। और मुझे पढ़ने नहीं दे रहे थे, मगर मैंने वो गीत पूरा पढ़ा। उसके बाद मुझे फिर सिक्योरिटी ने बहुत ही मुझे चारों तरफ से घेरा और मुझे अपने होटल तक पहुंचाया था। तो आज का कश्मीर, आज का भारत और वो कश्मीर, मैं समझता हूँ दोनों में बहुत अंतर है। पहलगाम ने हमारे हिंदुस्तान के लोगों की आंखें खोल दी कि मुसलमान भी अपने मुल्क के लिए जान दे सकता है, मुसलमान भी अपने मुल्क के लिए प्यार करता है। आपने देखा होगा कि बच्चा बच्चा इस वक्त मुसलमानों का इस घटना के खिलाफ है। और ऐसा लग रहा है कि हर घर में एक मैयत हो गई है, हर घर में एक दुख है, हर घर में एक मातम सा बिछा हुआ है। और मैं तो यही कहूँगा कि यही हमारा हिंदुस्तान था कि हम दुख सुख में हमेशा साथ रहे, चाहे वो एक आम आदमी का दुख हो या देश पे कोई संकट आया तो हमेशा हिंदू मुसलमान एक सामने आया। मगर इस बार हैरत ज़दा हो गया मैं कि पूरी कौम, जिसे हम नेशनल कहते हैं, राष्ट्र कहते हैं, सारे लोग एक सड़कों पर थे और पाकिस्तान और पहलगाम में जो आतंकवादी हमला हुआ उसके खिलाफ नज़र आए। यही हमारा हिंदुस्तान होना चाहिए, यही प्यार राम का भी संदेश था, यही ख्वाजा का भी संदेश है कि सब एक होकर रहें और जब संकट आए तो लगे कि हमारा दुश्मन जो है हम उसको मुकाबला करने के लिए हमेशा हमेशा तैयार रहें। मंजर भाई, ये बात तो आपने शब्दों में कही है। मैं चाहता हूँ गज़ल और गीत में भी आप कुछ ऐसा संदेश दें मेरे दर्शकों को कि मंजर भाई, जब सेना के तमाम लोग बॉर्डर पर खड़े होकर पाकिस्तान से बदला लेने की बात कर रहे हैं, तब मंजर भाई भोपाल के बड़े तालाब के किनारे बैठकर भी कुछ गा रहे हैं। मैंने जो कश्मीर में गीत पढ़ा था शेरे कश्मीर स्टेडियम में, वो गीत था, इस पे एक शब्द पे वहाँ के लोगों का, कुछ लोगों जो आतंकवाद से या अलगाव पसंद वाले लोग थे, उनको एतराज़ था कि भारत माँ मत बोलिए। मैंने कहा भारत माँ के बगैर तो कश्मीर अधूरा है, ये मुकम्मल ही नहीं हो सकता। आपके जेब में पासपोर्ट है, आप भारत माँ का नोट रखते हैं, इसी से आप ज़िंदगी का सफ़र जारी रखे हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि भारत माँ के बगैर हम कश्मीर को तस्लीम कर लें। तो वो गीत मैं आपको पढ़ रहा हूँ। इस पर बड़ा एतराज़ हुआ था, लोगों ने मुझे धमकियाँ दी थी, मगर मैं ये गीत वहाँ पर पढ़ के आया था, वो रिकॉर्ड में मौजूद है। मेरे कश्मीर मेरी जान, तू है भारत माँ की शान, कि तुझ सा कोई नहीं, कि तुझ सा कोई नहीं। ज़मी की जन्नत तेरा नाम, महकते चेहरे सुबह शाम। ज़मी है फूलों का कालीन, फ़ज़ा है तेरी दिल आराम। हवा में मौसीकी की तान, मेरे कश्मीर मेरी जान, कि तुझ सा कोई नहीं, कि तुझ सा कोई नहीं। तेरे सीने में है डल झील, तेरी हस्ती है बेतमसील। तेरा हर जर्रा सूरज चांद, बयां हो कैसे फिर तफसील। फरिश्ते देख के है हैरान, मेरे कश्मीर मेरी जान, कि तुझ सा कोई नहीं, कि तुझ सा कोई नहीं।
बहुत शानदार। मंजर भाई, मैं एक और समझने की कोशिश कर रहा हूं आपसे। ये जो आपने बताया कि अब परिवर्तन काफ़ी है, पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में ये है। मैंने अभी देखा कि ओवैसी जी को लेकर हम लोग तमाम लोग ये आरोप लगाते हैं कि वो केवल मुस्लिमों के नेता हैं, लेकिन पहलगांव की घटना के बाद जो उनका बयान आया है, उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान में रहने वाले तो पागल हैं, हमारे बुजुर्ग बहुत अच्छा निर्णय ले गए कि हम यहाँ हैं, वरना हमें इन पागलों को झेलना पड़ता। और उन्होंने ये भी कहा है कि पाकिस्तान एक भिखारी देश है। आप क्या सोचते हैं? आप तो पाकिस्तान गए हैं, कई बार गए हैं, क्या वाकई पाकिस्तान ने अपना बहुत बड़ा मतलब कहना चाहिए गिरावट का दौर चल रहा है इस समय, क्या बगैर उसके? और एक और सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपको लगता है कि जंग होगी? देखिए, जंग तो नहीं होना चाहिए। मैं सीधी बात करूं कि जंग में हमारा भी नुकसान, उनका भी नुकसान, और दूसरी बात यह कि उनका ज़्यादा नुकसान होगा, हमारा कम भी हुआ, तो जंग नहीं होना चाहिए। जंग में आम आदमी ज़्यादा नुकसान में चला जाता है, और जंग से बच जाए तो बेहतर है। बहुत से ऐसी जगहें हैं जहां हम बैठकर बात की जा सकती है, उनको जैसा भी हमने उनका पानी रोक रखा है या बहुत सी चीज़ें का ऐलान किया गया है। उसको ठीक करने का तरीका क्या है? पाकिस्तान को इन हरकतों से रोकने का तरीका क्या है एक शायर की नज़र में? देखिए, मैं तो यही चाहता हूं कि दोनों मुल्क के वज़ीर आज़म, दोनों मुल्क के ज़िम्मेदार लोग, सियासतदान, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, बीजेपी के हों, कांग्रेस के हों, उधर से भी कोई हों, एक बार तो कम से कम बैठकर बात करें। क्योंकि जो हरकत की गई है, जो आतंकवाद वहाँ पे मासूम लोगों के साथ हुआ है, बच्चे मारे गए हैं, महिलाओं के साथ जुल्म हुआ है, इसको तो कोई भी मुल्क बर्दाश्त नहीं करेगा। हम ही क्या, हम तो बहुत फिर भी अभी 10-12 दिन से खामोश बैठे हैं। हमारा सब्र तो देखें पाकिस्तानी के, हम कुछ नहीं कर रहे अभी, सिवाय इंतज़ार कर रहे हैं, और आपको इंतज़ार करा रहे हैं कि कौन सी घड़ी आएगी जो आपके ऊपर बिजली बन के टूट सकती है। मगर ये अच्छी बात नहीं है। ये उनको भी सोचना चाहिए कि भाई ये क्या कर रहे हैं आप, दुनिया कहाँ जा रही है। 21वीं सदी में हम जिंदगी गुजार रहे हैं। आप कश्मीर का मुद्दे को लेकर और जो छोटी छोटी बातों पर अपने 4 आदमी भेजकर हमारे मासूम लोगों को मार देते हैं, ये बात बिल्कुल कतई कोई भी सभ्य सोसाइटी बर्दाश्त नहीं करेगी। अच्छा, यहाँ अगर उन्होंने ये महसूस किया हो कि शायद उनके शायद गलत फहमी, क्योंकि पिछले कई दिनों से नफरत ज़्यादा टेलीविज़न वगैरह पे दिखाई जा रही थी, उनको ये नहीं मालूम था कि हमारी जड़ें इतनी मजबूत हैं इस मुल्क में कि कभी भी कोई मुल्क पे संकट आएगा तो पूरी कौम, हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे। अपने ज़ाती जो मफादात हैं वो सब अलग रखकर वह मुल्क के लिए जान देने को तैयार रहेंगे। इस बार वो धोखा खा गए। वो समझ रहे थे कि नफरत का हम फ़ायदा उठाकर हिंदू मुसलमानों में झगड़ा पहुंचा देंगे, पूरा हिंदुस्तान जला देंगे नफरत की आग में। ऐसा हुआ नहीं। लोगों ने बहुत संयम से काम लिया, बहुत बर्दाश्त किया, बहुत सब्र किया, और अभी भी हम सब्र कर रहे हैं। जहाँ तक आपने ओवैसी साहब की बात करी, ओवैसी साहब एक मेरे नज़दीक हमेशा से बेहतरीन लीडर रहे। उनकी पॉलिसी कुछ भी हो, बोल कुछ भी रहे, मगर दिल के बहुत साफ हैं। मैं उनके भी बहुत करीब हूँ, आज बता रहा हूँ। वो बहुत ही प्यारे लीडर हैं और देश के लिए हमेशा काम करते रहे। उन्होंने जो बात करी वो बिल्कुल सच बात करी है, मैं उसकी तायद करता हूँ। और अब उनका चेहरा भी आपके सामने आया कि वो उस तरह का आदमी नहीं है। एक लीडर है जो मुस्लिम समस्याओं को, मुस्लिम मसाइल को उठाते हैं कभी कभी वो, मगर उनकी पार्टी में गैर मुस्लिम भी हैं, उनके मेयर भी गैर मुस्लिम हैं, उनके यहाँ एमएलए भी गैर मुस्लिम रहे हैं, उनके पार्षद और दूसरे बहुत से साथी जो हैदराबाद से चुनते हैं बहुत बड़ी बड़ी पोस्टों पर रहे हैं। तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कोई एक लीडर कुछ भी बोला। हमारे मुल्क का तो ये है कि आजकल कुछ भी करो तो वो दूसरे के अगर फेवर में नहीं है तो वो सोचता है कि हमारे खिलाफ है। ऐसा नहीं है। एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि भारत के पास अब 2 विकल्प है जो हम लोग देख रहे हैं। पहला विकल्प ये है कि स्ट्राइक कर दी जाए, आक्रमण कर दिया जाए, सीधा सीधा आमने सामने की लड़ाई। दूसरा विकल्प वो है जो इंदिरा गांधी जी ने सिखाया हमको कि 2 टुकड़े कर दो। अभी इस समय पाकिस्तान 5 टुकड़ों में बंटने को तैयार है। सिंध में जो चल रहा है आपको पता है, पीओके बिल्कुल आज़ाद होने की उस पर है, पीओके में चल रहा है। खैबर पख्तून इलाका है और सिंध है, पीओके है। ये तमाम इलाके ऐसे हैं जो सब इंडिपेंडेंट चाहते हैं। क्या भारत को चाहिए कि पाकिस्तान को फिर से 4-5 टुकड़ों में बांट दिया जाए या फिर सीधा हमला किया जाए? क्योंकि ये सुधरने को तैयार नहीं है, सुधारना तो पड़ेगा। देखिए, कोशिश तो करना चाहिए हमें,
इसका जवाब तो देना चाहिए, मगर जवाब क्या देना चाहिए ये तो वही लोग तय करेंगे। हमारे वजीर आज़म और हमारी फ़ौज और हमारे जो जिम्मेदार हैं उनके काम है। शायर तो सिर्फ मोहब्बत के गीत गाता रहेगा, जब जंग होगी उस वक़्त भी हमारी मोहब्बत की ही बात होगी कि ये जंग बंद होना चाहिए। और जहाँ तक पाकिस्तान का मसला है, पाकिस्तान बहुत बड़ा मुल्क नहीं है, सिर्फ 14-15 करोड़ की आबादी है। उसमें से भी बहुत बेशतर लोग उनका वतन छोड़ के जा चुके हैं। उनके इक़्तिसादी हालात भी अच्छे नहीं हैं। उनकी महंगाई देखिए कहाँ पहुँच गई है। वो अपने मसाइल में घिरे हुए हैं। उन्होंने क्यों करा ये मेरे समझ में नहीं आ रही कि ये तो उनका डिफेंस करना चाहिए कि बजाय आपने और दावत दे दी एक जंग की। तो अब ये तो हमारी सेना, हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे होम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट, सभी लोगों की जिम्मेदारी है कि वो क्या निर्णय लेते हैं। जो निर्णय लेंगे हम लोग उनके साथ हैं, हम उन्हीं के पीछे चलेंगे। शायर का जो काम है वो शायर उस जंग के ज़माने में भी निभाएंगे। शब्दों से हम जंग लड़ेंगे, मोहब्बतों से बात करेंगे। शब्द मैं फिर से आपसे सुनना चाहता हूँ। कई राष्ट्र भक्ति के गीत आपने लिखे हैं। मैं चाहता हूँ कि आज मौका भी है और ऐसा है कि आज लोग सुनना भी चाहते हैं आपको। देखिए, एक मैंने नया गीत कहा है अभी इसी हालात के बाद कि क्या हो रहा है, हमारा मुल्क कहाँ था, किधर था, और ये कैसे लोग अंदर आ जाते हैं, 3-4 लोग आते हैं। वैसे तो मेरा एक गीत बहुत वायरल हो रहा है, ये धरती सोने का कंगन, ये किसने शूल बो दिए। उठो सब खोलो दिल के द्वार, खिला दो फूलों का संसार, गिरा दो दहशत की तलवार, ये दुनिया मांग रही है प्यार, इसे बस प्यार चाहिए, इसे बस प्यार चाहिए। इसे मारा है गुर्बत ने, इसे लूटा है दौलत ने, सियासत से है ये जख्मी, बना कर अपनी कठपुतली, नचाए जग के थानेदार, हो जैसे पायल की झनकार, इसे बस प्यार चाहिए, इसे बस प्यार चाहिए। ये दुनिया इंसानों का घर, ये सबके ख्वाबों का महवर, बचाओ इसको जंगों से, फसादों झगड़ों दंगों से, गिरा दो गम की ये दीवार, उठो सब ये दुनिया मांग रही है प्यार, इसे बस प्यार चाहिए, इसे बस प्यार चाहिए। बहुत 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 शानदार। कई रचनाएं आपने भारत को समर्पित की हैं, देश को समर्पित की हैं। अब आखिरी सवाल मेरा यही है पुनः आपसे कि जो इस समय मुस्लिम बिरादरी की जो नई पीढ़ी सोच रही है उसके बारे में और सुनना चाहता हूं, क्योंकि एक पीढ़ी वो थी जब पाकिस्तान क्रिकेट में जीतता था तो यहाँ दंगे हो जाया करते थे। आज कितना बड़ा परिवर्तन आया है वो और समझता हूं कि नई पीढ़ी इस बार क्या सोच रही है। जो पहलगांव का हमला हुआ है उसके बाद खासकर मुस्लिम बिरादरी में जो नई पीढ़ी है वो क्या सोच रही है? देखिए, नई पीढ़ी हमेशा देश के साथ है, किसी भी मजहब की हो, कुछ भी हो। हमारी पीढ़ी हमारी बात नहीं सुनती। हमारी पीढ़ी पाकिस्तान से की तरफ देखना भी नहीं चाहती। ईमानदारी की बात है, उसे अपने इसी मुल्क में रहना, उसे मालूम है कि ये जो हमारा मुल्क है ये दुनिया का सबसे खूबसूरत मुल्क है, यहाँ किस बात की कमी है, सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यही तो कह के गए इकबाल। और इसी के ऊपर अमल करती है हमारी पीढ़ी। इस वक्त तो देखिए, गरीब से गरीब मुसलमान हो या और उससे अमीर से अमीर हो, कोई डॉक्टर मुस्लिम हो, इंजीनियर मुस्लिम हो, सबको एक ही फिक्र है कि हम इस मुल्क को किसी न किसी तरीके से अपनी सेवाओं से नवाजें, तरक्की दें। तो जो ये सोचती है, अब मैं वो कविता में सुनाता हूँ आपको। यही है राम की इच्छा, यही फरमाली का है, यही नानक ने बतलाया कि दूर अपनों से मत जाओ। यही है राम की इच्छा, यही फरमाली का है, यही नानक ने बतलाया कि दूर अपनों से मत जाओ। चलो सब एक हो जाओ,
चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, यही है राम की इच्छा। उठो ए देश के लोगों, और एक साजिश कुचल डालो। उठो ए देश के लोगों, हर एक साजिश कुचल डालो। फजा दहशत गरी की अमनो उल्फत में बदल डालो। लहू दुश्मन का अब दुश्मन के चेहरे पर ही मल डालो। हर एक लालच को ठुकराओ, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, यही है राम की इच्छा। बंद देखिए, न बंगाली न गुजराती न पंजाबी न मद्रासी, सभी हिंदुस्तानी हैं, सभी इस देश के बासी। समझ में क्यों नहीं आती अरे ये बात अदनासी। पुकारे एकताओ, चलो सब एक हो जाओ, चलो सब एक हो जाओ, यही है राम की इच्छा। मोहब्बत हिंद का मजहब, मोहब्बत की कसम खाएं। जो गुजरा जो हुआ भूले, गले फिर यार लग जाएं। संभालो तुम उधर कुरान, हम गीता को अपनाएं। चलो सब मिलके ये गाएं, चलो सब एक हो जाएं, चलो सब एक हो जाएं, यही है राम की इच्छा। यही फरमा अली का है, यही नानक ने बतलाया कि दूर अपनों से मत जाओ। अब एक आखिरी सवाल, और वो सवाल है कि इस तनाव के बीच में भारत और पाकिस्तान के बीच में अब फिल्मों का जो एक कलाकारों को भी अलग करने की कोशिश हो रही है, खेल के मामले में भी अब ये बात हो रही है कि हमें खेलने नहीं जाना चाहिए, उन्हें नहीं बुलाना चाहिए। तो क्या ये दुश्मनी यहाँ तक जाना चाहिए कि अब कलाकार भी एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, एक दूसरे के देश नहीं जाएंगे? खिलाड़ी भी कह रहे हैं कि नहीं, पाकिस्तान को सबक सिखाना है, हम सबके साथ खेलेंगे लेकिन पाकिस्तानियों के साथ नहीं खेलेंगे। इससे किस रूप में देखते हैं मंजर भोपाली जी? देखिए, जहाँ तक कलाकारों का है और खिलाड़ियों का है, वैसे भी हमारे यहाँ कम आते हैं। कुछ लोग आते हैं जो जिनको वीज़ा मिल जाता है, वैसे बाकायदा उनके स्टेज प्रोग्राम तो होते नहीं हैं। शायर पहले बहुत आते थे, अहमद फराज साहब, कतिल शिफाई साहब, शहजाद अहमद, अब्बास ताबिश वगैरह बहुत आते थे हमारे यहाँ, हर साल आते थे। एक बड़ा मुशायरा होता था दिल्ली में शंकर शाद का, उसमें तो आते थे, और ये जश्न बहार में भी आते थे। मगर मैं समझता हूँ इसके बाद तो खुद उन्हें ही नहीं आना चाहिए। वो खुद इतने शर्मिंदा होंगे अपने मुल्क में, जो वहाँ के कलाकार हैं, कि ये क्या किया। इंसानियत को मारकर अगर कलाकार अगर कोई इंसान की लाशों पर चढ़कर आना चाहते हैं तो आए, मगर मैं समझता हूँ कोई भी शायर, कोई कवि, कोई अच्छा कलाकार वहाँ का खुद नहीं आएगा, इसलिए कि वो खुद भारत के लोगों को भी नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इसलिए कि जब तक कि उनको ये एहसास नहीं हो कि हमने क्या गलती की, हमें क्यों मारा गया, हमने कोई तुम्हारी सरहद के उधर एक कदम नहीं रखा था, हमने तुम्हारे बारे में अच्छा ही सोचा, हमेशा भारत ने पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचा। यानी इतने टेंशन के बावजूद हमारा कारोबार भी चल रहा था, हमारी सारी चीज़ें उनके लिए खुली हुई थी, सिर्फ आना जाना बंद था, वीज़े कम दिए गए थे। मगर ये कि हमने हमेशा पाकिस्तान का सपोर्ट किया, पाकिस्तान से सपोर्ट कभी भी नहीं लिया हमारे। आप देख लीजिए पूरे 47 से लेकर आज तक जब जब पाकिस्तान पे बुरा वक्त आया, अगर उनके यहाँ बाढ़ आई, अगर सैलाब आया या जलजला आया, तो पहली फुर्सत में भारत ने अपने दिल खोलकर उनकी मदद करी। तो ये तो मेडिकल एड भेजी गई, हर चीज़ भेजी गई। तो अब उनकी बारी है कि वो क्या सोचते हैं हमारे बारे में। हमने तो जो कुछ करना था निर्णय ले लिया। छोटा सा सवाल और दिमाग में है, मंजर भोपाली चाहते हैं जंग नहीं होना चाहिए, तो पर सबक क्या होना चाहिए? सबक तो होना चाहिए।
देखिए, सबक तो यही है कि किसी भी जंग का नतीजा होता है ये टेबल, आखिर में आपको उस टेबल पर ही आना पड़ता है। अब ये आप देख रहे हैं कि एक जंग चल रही है फ़लस्तीन और इसराइल में, जंग का हाल बुरा है, पूरा मुल्क ही तबाह हो चुका है वो, मगर आखिर में आएंगे टेबल पर। तो बेहतर ये है कि जिन लोगों को सजा देना, आतंकवाद के खिलाफ तो जंग है, वो तो हमेशा चलेगी, जब तक वहां से आतंकवाद होता रहेगा हम आतंकवादियों के खिलाफ रहेंगे। उनको मारें, उनके कैंप पड़ा दिए जाए, आम आदमी को इससे महफूज रहना चाहिए, दोनों तरफ के, वहां का हो या यहाँ का। मैं उनका फेवर नहीं कर रहा, मगर ये जंग होगी तो आम आदमी मारे जाएंगे, तो ये उनको सोचना चाहिए कि उन्होंने क्यों किया ये हरकत। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना देश के, दुनिया के बड़े शायर मंजर भोपाली जी, जिनका कहना है कि जंग से बचना चाहिए लेकिन सबक पूरी ताकत से देना चाहिए, क्योंकि इस जंग में आम आदमी बचता है, जो निर्दोष होता है वो मरता है। लेकिन ये भी कहा है कि हमें आतंक के खिलाफ लड़ाई को, जंग को और सख्ती से लड़ना चाहिए, उनके आतंकियों के कैंप को नष्ट करना चाहिए। और बहुत सी बातें आज उन्होंने कविता के रूप में, शब्दों के रूप में रखी है। मुझे उम्मीद है उनका एक एक शब्द आप सुनेंगे और इस पर कमेंट भी करेंगे। नमस्कार। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा।